आइए साथियों, आज हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कथा मैला आंचल को पढ़ते हैं। उनके बारे में कथन, पात्रों के द्वारा कहे गए कथन, पात्र एवं चरित्र चित्रण और कथा का सारांश और भूमिका से बनने वाले प्रश्न और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु, इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान जो है औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ था। निधन इनकी 1977 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं हम लोग देखेंगे, जैसे उपन्यास है मैला आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979 और राम रतन राय अपूर्ण उपन्यास है इनका। वैसे 1971 में लिखा गया है। जाने रहिए, आप लोग पूछ लेता है कि इनकी कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, तो राम रतन राय। और इसका जैसे आप लोग ट्रिक बना सकते हैं, या सभी लोग अपने हिसाब से ट्रिक बनाते हैं। जैसे मैंने जब इसको याद किया था, इनके सारे उपन्यासों को, तो मैंने ट्रिक बनाया था मैप दीज पिपरा। तो जैसे मैप से हो गया मैला आंचल, और पा से हो गया परिकथा, तीज से हो गया दीर्घ तपा और जू से जुलूस। ठीक है। अब किपरा का अर्थ हो गया है कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय। ठीक है। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, मैला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय। ठीक है। ये इनके उपन्यास थे। अब हम लोग देखते हैं इनके कहानी और कहानी संग्रह। इनके कहानी संग्रहों में जैसे ठुमरी है 1959, आदिम रात्र की महक है 1967, अग्निखोर है 1973, एक सावड़ी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में जैसे तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जब से हमको लग रहा है कि हर कहीं न कहीं विश्वविद्यालय के सिलेबस में, यूजीसी में, या उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में, या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगी रहती हैं। जैसे तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठेस है, पंचलाइट है, रसप्रिया है, हाँ रसप्रिया, और एक है लाल पान की बेगम। ये भी बहुत चर्चित कहानी है। तीन विदिया है और संवदिया है। इन दोनों कहानियों में अंतर है। तीन विदिया अलग कहानी है और संवदिया अलग कहानी है। भित्त चित्त की मयूरी है, जिसे लास्ट इनकी कहानी मानी जाती है, भित्त चित्त की मयूरी। और पहली कहानी इनकी वट बाबा मानी जाती है। हाँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें नोट नहीं किए हैं। पहली कहानी वैसे मानी जाती है बट बाबा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके रिपोतार्ज या संस्मरण में जैसे ऋण धन जन धन, ऐसे रिपोतार्ज है। और मुख्य रूप से मैला आंचल की जो भूमिका है उसमें इसको संस्मरण दिया हुआ है। हाँ, तो ये आप लोग जानिए। और ये लगा हुआ है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में कि ऋण धन और जन धन। ऋण धन जन धन के बारे में मतलब बाढ़ होड़ से कैसे बिहार में बाढ़ होड़ आती है उसका जिक्र किया गया है, कैसी वहाँ की जनजीवन है, कैसी रहन सहन प्रवृत्तियां हैं, ये सब का उसमें वर्णन है। आगे देखते हैं। नेपाली क्रांति कथा है, वन तुलसी की गंध है, श्रुत अश्रुत पूर्व है ना। तो अब आइए हम लोग मूल रूप से पढ़ते हैं मैला आंचल। मैला आंचल 1954 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु का एक आंचलिक उपन्यास है। इसे पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। यह दो खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हैं, हाँ, और दूसरे दृश्य में 23 परिच्छेद हैं। रेणु द्वारा लिखित उपन्यास मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में होता है। रेणु ने मैला आंचल को स्वयं आंचलिक उपन्यास की संज्ञा देते हुए इसकी भूमिका में लिखते हैं कि यह मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास कथानक है। पूर्णिया पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल विभिन्न सीमा रेखाओं से
इसकी बनावट मुकम्मल होती है, अर्थात मिली है। इन तीनों चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, हाँ, एक दूसरे से मिल रहा है। अंग्रेजी में इसे अंग्रेजी में इसे वेल सेक्स या नॉवेल्स कहते हैं। तो शुभ मुहूर्त में कोई कार्य करना, इसका अनुवाद कहा गया है, जिसको क्षेत्रीय रंग अर्थात रिजाई सल टच कहते हैं। और आंचलिक उपन्यासों में परंपरागत नायक का अभाव रहता है, अर्थात यह जो महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है, इसमें अगर पूछे कि नायक कौन है, तो वैसे ये अंचल विशेष है, यही इसका नायक है, यही आंचलिकता ही इसका नायक है। हाँ, बाकी बहुत जगह मिलता है कि इसका नायक प्रशांत है, तो जैसे ऑप्शन रहेगा उसी हिसाब से आप लोग देखिएगा, हाँ? ठीक है। तो महिला आंचल के कथानक में लेखक ने सन 1942 से लेकर गांधी जी के निधन तक की मेरीगंज जिला पूर्णिया प्रांत बिहार के जनजीवन और परिस्थिति को चित्रित किया है। मेरीगंज एक पिछड़ा हुआ गांव है, जिसमें उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, निर्धन सभी वर्गों के लोग रहते हैं, और इन्हीं सबके केंद्र में कथा चलती है। नायक संपूर्ण अंचल ही है, हाँ, संपूर्ण अंचल ही नायक है। भूमिका में लेखक कहता है, जब आप महिला आंचल किताब खोलेंगे उसकी पहले पृष्ठ पे भूमिका है, उस प्रथम संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा था कि इसमें फूल भी है, धूल भी है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये भूमिका में जो लिखा गया ये पहला सेंटेंस है, या कह लीजिए कि रेणु द्वारा कहा गया इस उपन्यास का निचोड़ है। जब आप इस उपन्यास को हूबहू टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो इसी में सोचिए कि इसी 4 पंक्तियों में पूरा उपन्यास का सार भर उठा है। कि कहते हैं कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। रेणु जी एकदम साफ बेबाक शब्दों में इस बात को कह देते हैं कि इसमें अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, गलत सारे चीजों को उन्होंने निचोड़ कर रख दिया है, जो जैसा है उसको उसी रूप में इन्होंने बता दिया। अब आगे देखिए, मेरीगंज का नाम मार्टिन की पत्नी मेरी के नाम पर पड़ा है। मेरी की मृत्यु इसी गांव में मलेरिया से पीड़ित होने के कारण हुई थी। ये पूछा जा सकता है कि मेरीगंज नाम कैसे पड़ा था, तो ये मलेरिया से पीड़ित होने के कारण जो मार्टिन की पत्नी थी उसका नाम मेरी था, तो हुई थी इसीलिए इसका नाम मेरीगंज। पीड़ित होने के कारण हुई थी इसीलिए मार्टिन की बहुत प्रयास के बाद गांव में एक अस्पताल भी खोला गया। गांव के 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जात के लोग भी सुविधा अनुसार इन्हीं 3 दलों में बटे हुए हैं। आइए देखते हैं कि पहला कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद तहसीलदार हैं। ये कहाँ के तहसीलदार रहते हैं, वैसे राजपरमबगा के तहसीलदार रहते हैं और जमींदार भी हैं ये, और कमली इनकी पुत्री रहती है इसमें। हाँ, राजपूत टोली के मुखिया कौन है? ठाकुर राम कृपाल सिंह, इसे सिपहिया टोली भी कहा जाता है। यादव टोली के मुखिया कौन है? खिलावन यादव हैं। लेखक के अनुसार सारे मेरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब है दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़े लोगों की संख्या कुल मिलाकर 15 है। हाँ, अब आगे देखते हैं कि गांव की प्रमुख पैदावार धान, पाट और खेसारी है। खेसारी यूपी में, इससे कुछ क्षेत्रों में जैसे अवधि क्षेत्रों में प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद या जौनपुर सटा हुआ है, तो इन से क्षेत्रों में खेसारी को चपरी भी बोलते हैं। हाँ, ये इसकी भी एक दाल बनती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं। हाँ, तो फिर आगे देखिए कि महिला आंचल का कथानक स्वतंत्रता आंदोलन तथा आज़ादी के बाद के परिवेश का है, जिसमें राजनीतिक
तत्कालीन नेताओं की अवसरवादिता, स्वार्थ वित्त के साथ साथ ग्रामीण अंचल के अंधविश्वास, शोषण, गरीबी, अशिक्षा आदि का चित्रण है। उपन्यास में एक और विशेषता इसके लोकगीत हैं, उपन्यास को अमर बना देते हैं। उपन्यास की एक विशेषता है कि इसमें बीच बीच में लोकगीत दिए गए हैं, जो आंचलिक भाषा, जो वहाँ की मातृभाषा है, वहाँ की अंचल लोगों की भाषा है, क्षेत्र विशेष की भाषा है, उसमें ये गीत गाए गए हैं। हाँ, जब आप पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक तो उसमें देखने को मिल जाएगा। इस उपन्यास के 3 कथानक चलते हैं। इस उपन्यास में जो 3 कथानक चलते हैं वो इस प्रकार हैं। डॉक्टर प्रशांत की कथा है। डॉक्टर प्रशांत की कथा कैसे चलती है कि वो एक मतलब कलकत्ता से अपना पढ़ के आए हुए होते हैं, तो मतलब बिहार में वो उन्होंने अपना डॉक्टरी का मतलब काम खोला था उसी गांव में। और इनका जो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद हैं, उनकी पुत्री जो है कमली, उनसे इनका प्रेम होता है, लास्ट में विवाह भी होता है। और दूसरी जगह मठ की कथा चलती है। मठ में जैसे लक्ष्मी दासीन आती है, सेवाराम है, रामदास हैं, इन सब लोगों की कथा चलती है। फिर बगल में उसके तीसरी जगह पे गांधी आंदोलन, खादी के लिए चरखा केंद्र चलाने की कथा चलती है, जिसमें कालीचरण और मंगला आते हैं। तो ये इन लोगों के द्वारा ये चलाया जाता है। तो ये 3 कथाएं इसमें चलती हैं मुख्य रूप से। आइए कथन देखते हैं कि गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। हाँ, आगे वामन ने 2 आजाद देशों हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी और इंसानियत को बस 2 डग में माप लेता है। हाँ, ये भी महिला चलता है। और पात्र में आइए देखते हैं, कमली डॉक्टर प्रशांत को मिट्टी का माधव कहती है। ये भी पात्र है कमली इसी की, और ये कथन है इनका कि कमली डॉक्टर प्रशांत को मिट्टी का माधव कहती है। डॉक्टर प्रशांत क्या है? अस्पताल में डॉक्टर हैं, कमली से प्रेम करते हैं। हाँ, लास्ट में विवाह भी करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मलिक हैं, कमली के पिताजी हैं, इनकी पुत्री है कमली। राज परमबगा के तहसीलदार हैं ये। बालदेव हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। वामन दास हैं, गांधी के आदर्शों पर चलने वाला है, कद में बौना है, गांधी का प्रतीक है। सेवादास हैं, मठ के महंत हैं। लक्ष्मी है, मठ की दासी है, कोठारिन है। लक्ष्मी बालदेव से प्रेम करती है। लक्ष्मी क्या करती है? बालदेव से प्रेम करती है। प्रेम करती है। रेणु ने लक्ष्मी को कीचड़ में फंसा कमल कहा है। जैसे लक्ष्मी जो है ये दासी रहती है, मठ की कोठारिन रहती है। लक्ष्मी बालदेव से प्रेम करती है। रेणु ने लक्ष्मी को कीचड़ में फंसा कमल कहा है। हाँ, इसके ऊपर एक जैसे यादव टोली का एक किसनू रहता है, वो इसकी सच्चाई को कहते हुए कहता है कि बताते हुए कहता है कि यादव टोली का किसनू कहता है कि अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। हाँ, कैसे कि बाबा जी होकर जो रखेलिन रखता है वह बाबा जी नहीं, ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो? रखेलिन नहीं दासिन है, किसी और को सिखाना। तब किसनू कहता है कि 5 बरस तक मठ में नौकरी किया है हमने, बढ़कर और हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर परमेश्वर, परमेश्वर मतलब परमेश्वर, ईश्वर तो है। महंत जब लक्ष्मी दासिन को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी। अबोध माने जिसको किसी चीज का बोध ना हो, ज्ञान ना हो। हाँ, एकदम नादान, एक ही कपड़ा पहनती थी। कहाँ वह बच्ची और कहाँ 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात को लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते थे, उस उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। रोज सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर
आती थी, अर्थात जहाँ पर दूध दुहा जाता है या मिलता है, डेयरी जिसको बोलते हैं, लेकिन उस समय डेयरी नहीं, जहाँ पर दूध मिलता था, तो बस वही समझ लीजिए, बथान पर आती थी। उसकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थी। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह। अब आप जानिए कि इसमें जो भूमिका में उन्होंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, सुंदरता भी है, अच्छाई भी है, कुरूपता भी है, बुराई भी है, सारी चीज़ इसी 4 पंक्तियों में पूरे उपन्यास को समेट देती है। अब आगे देखिए, इसमें जो अभी कहा गया था कि मतलब उपन्यास में एक और विशेषता है कि इसमें लोकगीतों का प्रयोग किया गया है। आपको एक लोकगीत हम पढ़कर सुनाते हैं कि जागहु सतगुरु साहिब, सेवक तुमरे दरस को आया जी, जागहु सतगुरु साहिब। हाँ, डिम डिमिक डिमिक, डिम डिमिक डिमिक डिम। हाँ, भोर भयो भव भरम भयानक, भानु देख कर भागा जी, ज्ञान नैन साहिब के खुल गयो गयो, थर थर कांपत माया जी, जागहु सतगुरु साहिब, जागहु सतगुरु साहिब, जागहु। ये इसमें लोकगीत था। तो ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं। आगे आइए देखते हैं कि रामदास, सेवादास के शिष्य बाद में मठ के महंत बनते हैं। कालीचरण है, कालीचरण और मंगला प्रेमी प्रेमिका हैं, चरखा केंद्र को चलाने वाले हैं, और ये गांधी के से जुड़े हैं, गांधी आंदोलन से। और चुन्नी लाल है, आजादी की लड़ाई में सहयोग देने वाले हैं। हाँ, महिला आंचल में गोपाल राय ने, गोपाल राय के अनुसार 296 पात्र हैं। इसमें 7 प्रमुख पात्र हैं और 30 गौण पात्र हैं। चलो चलो पुरैनिया चलो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, अर्थात मिनिस्टर साहब। कैसा बेवकूफ है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा। टिकस का मतलब टिकट। यह पटनिया रोग है, किसका आदमी ज्यादा चुना जाए, इसी में लड़ाई है, बावनदास का कथन है। मैं यहाँ प्रेम की खेती करना चाहता हूँ, ये प्रशांत का कथन है। आगे शैली इसकी किस्सा गो है। और मैंने गोदान के बाद हिंदी का ऐसा दूसरा महान उपन्यास नहीं देखा है, नलिन बिलोचन शर्मा का कथन है, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का, इसको नोट डाउन करिए आप लोग। मैंने गोदान के बाद हिंदी का ऐसा दूसरा महान उपन्यास नहीं देखा है, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। मैला आंचल ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, शांति स्वरूप गुप्त। मैला आंचल की दुनिया का समाधान प्रति परिकथा में खोजा जा सकता है, डॉक्टर बच्चन सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।